नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहा विरोध प्रदर्शन अब अपने सबसे चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज की तारीख में जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 70,000 लोग रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड के अंदर डटे हुए हैं। यह कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं है। यह पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक खुला विद्रोह बन चुका है। उनके सामने खुलेआम आज़ादी और स्वतंत्रता के नारे लग रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसने 23 जून की अंतिम समय सीमा दी थी, यानी कि 23 जून की उन्होंने डेडलाइन दी थी। अगर पाकिस्तान सरकार ने उनके 38 मांगों के चार्टर को स्वीकार नहीं किया, तो ये लोग वहाँ की सरकार को गिराकर अपनी खुद की हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरे देशों के नेताओं से गले मिलकर खुश हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी तरह से निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। रावलकोट शहर पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और उनका अगला कदम मुजफ्फराबाद की तरफ है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो 1 लाख से अधिक लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे और वहां की कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस पूरे संघर्ष का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, वह है मानवीय क्षति। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 से 65 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर हम अनौपचारिक तौर पर देखें तो स्थानीय ज़मीनी रिपोर्टों की अगर हम लोग माने तो वहां पर लगभग 14 से 15 दिनों में 500 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और स्थानीय नागरिकों के बीच इतनी हिंसक झड़पें हुई हैं कि पूरा क्षेत्र इस समय एक युद्ध का मैदान बना हुआ है। आज इस वीडियो में हम पूरी बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर यह आग क्यों भड़की, अवामी एक्शन कमेटी की वास्तविक मांगें क्या हैं और क्यों इस बार बच्चे और महिलाएं इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति यानी कि फ्रंट लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, हमें इस आंदोलन की जड़ों को समझना होगा। जब यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब इनकी मांगें बेहद बेबुनियादी थी। जनता शुरुआत में कोई आज़ादी नहीं मांग रही थी। उनकी सरल मांगें थी: सस्ता अनाज और आटा, पीने का पानी, सड़क का निर्माण, सस्ती बिजली। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, उनके सैन्य प्रमुख असीम मुनीर ने इसे संभालने में सबसे बड़ी भूल कर दी। उन्होंने पहले ही दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर सीधे गोलियां चलवा दी। जब निर्दोष लोगों का खून बहा तो जनता का गुस्सा आक्रोश में बदल गया। जो लोग कल तक सिर्फ सस्ती रोटी और बिजली मांग रहे थे, वे आज खुलेआम पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का यह अवैध कब्जा अब वे इस क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप किसी भी लोकतांत्रिक या संवेदनशील देश को देखें तो जब इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बनाती है, संवाद स्थापित करती हैं और किसी तरह से बीच का रास्ता पहुंचने की कोशिश करती हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना का रवैया हमेशा तानाशाही रहा है। जनरल असीम मुनीर एक पूर्ण तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें लगता है अतिरिक्त बल भेजकर और गोलियां चलवाकर वे 70,000 लोगों की आवाज़ को कुचल देंगे। लेकिन रावलकोट के ईदगाह मैदान में आने वाली तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि इस बार जनता पीछे हटने वाली नहीं है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन का सबसे अनोखा और प्रभावशाली पहलू यह है कि इसमें बच्चे और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। 10 से 12 साल के स्कूली बच्चे, जिन्हें शायद पूरी राजनीति की समझ भी ना हो, वे भी आज सड़क पर क्यों हैं? वे अपने घरों के चरमराती आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं। उनके हाथों में जो तख्तियां हैं, उन पर लिखा है, पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ, कश्मीरी जीवन भी मायने रखती हैं और हमें मुफ्त शिक्षा और भोजन चाहिए। जब इतने छोटे बच्चे किसी आंदोलन का चेहरा बनते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। जैसे हमने हाल में गाजा के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज में देखा। यही कारण है कि यह आंदोलन बहुत ही सुनियोजित और प्रबंधित तरीके से आगे बढ़ रहा है।
यह असंतोष अब सिर्फ रावलकोट तक सीमित नहीं रह गया, यह धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फैल चुका है। ताड़ाखेल और सुदनौती जिले के स्कूली बच्चे भी अब सड़क पर उतर आए हैं। मंधोल जैसे इलाके में महिलाओं ने एक विशाल मार्च निकालकर पाकिस्तानी सरकार के दमन के खिलाफ उग्र नारेबाजी की है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि प्रदर्शनकारियों ने अब संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को आकर देखना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार उनके मानवाधिकारों का किस तरह से हनन कर रही है। जब कोई आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने लगती है तो स्पष्ट है कि वह अब आंतरिक मामला नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक भू राजनीतिक घटना बन चुका है। हर बड़े आंदोलन का एक चेहरा होता है, एक नेता होता है जिसे जनता अपना मार्गदर्शक मानती है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ा नेता के रूप में अवामी एक्शन कमेटी के सरदार अम्मान खान उभरे हैं। सरदार अम्मान खान ईदगाह मैदान में लगातार ऐसे भाषण दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। उन्होंने खुले मन से आह्वान किया है कि यदि पाकिस्तानी सेना ने अपना दमन चक्र बंद नहीं किया तो वे उसके पूरे सैन्य तंत्र को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और अपनी खुद की सुरक्षात्मक बल या सेना का गठन करेंगे। उनका यह बयान दर्शाता है कि प्रदर्शनकारियों का संकल्प कितना अडिग हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं उस 38 सूत्रीय मांगों की जो अवामी एक्शन कमेटी ने प्रस्तुत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर राजनीतिक मुद्दा चुनावी सुधारों का है। पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में विधानसभा में 12 सीटें ऐसे लोगों के लिए आरक्षित कर रखी हैं जिनके माध्यम से वे अपने कठपुतली उम्मीदवार को जिताकर पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे पहली मांग है कि इस अनुचित आरक्षण को तुरंत समाप्त किया जाए। इनके अतिरिक्त आर्थिक न्याय, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय जनता का स्वामित्व और सबसे महत्वपूर्ण जो अवैध गिरफ्तारियां और लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। अपने हालिया संबोधन में सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तान के पूरे इतिहास और उनकी पुरानी नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हमेशा से यह मानसिकता रही है कि वे खुद को शासक वर्ग मानते हैं और अन्य क्षेत्रों के नागरिकों को दोयम दर्जे यानी कि सेकेंड क्लास का सिटीजन समझते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यही दुर्व्यवहार उन्होंने 1971 में बंगाली मुसलमानों के साथ किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज वही ऐतिहासिक भूल पाकिस्तान बलूचिस्तान में बलोच भाइयों के साथ कर रहा है। खैबर पख्तूनवा में पश्तूनों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ भी वही दोहरा रहा है। यदि पाकिस्तान ने समय रहते अपना रास्ता नहीं बदला तो बहुत जल्द उनके कई टुकड़े होंगे। पाकिस्तानी सरकार इस समय इस आंदोलन को कुचलने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपना रही है। 14 जून से ही उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर खाद्य सामग्री ले जाने वाली ट्रकों का प्रवेश रोक दिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि अंदर की विभत्स खबरें बाहर ना आ सके और लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन 70,000 से 1 लाख लोगों का यह हौसला अब अटूट नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सच में पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हो जाएगा? क्या इस बार पाकिस्तान की सेना को आम जनता के सामने झुकना पड़ेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अब भारत में शामिल करने का मौका आ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।